हमारे राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। खबर करौली जिले के हिंडौन सिटी से है, जहां कोटा से बिहार की और ट्रेन में सफर कर रहे बिहार के 5 यात्रियों को ट्रेन में सवार कुछ बदमाशों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और पैसे व टिकट लेकर फरार हो गए। हालांकि इस घटना में यात्रियों के साथ लूट की कोई बड़ी वारदात नहीं हो पाई है। घटना के दौरान ट्रेन में सवार उनके अन्य साथी भी पहुंचे, जिन्होंने रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर घटना की जानकारी दी। आरपीएफ पुलिस ने उन्हें हिंडौन सिटी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सक डॉक्टर अवधेश सोलंकी ने बताया कि बेहोशी की अवस्था में उपचार के लिए भर्ती हुए यात्रियों में बिहार के पांडुका निवासी ओम प्रकाश, उदय कुमार, सुजीत चंद्रवंशी, सिकंदर शाह व श्रवण शाह है। बेहोश हुए यात्रियों में से ओम प्रकाश ने बताया कि वह अपने गांव पांडुका से बड़े साथियों को लेकर मजदूरी के लिए कोटा स्थित दर्रा में चल रहे डीबीएल कंपनी के टनल निर्माण कार्य के लिए पहुंचे थे। वहां भारी बारिश के कारण टनल का काम पिछले 3 दिन से बंद होने के कारण अपने गांव लौट रहे थे। यात्रियों का कहना है कि उनके जेब में रखे हुए 700 रुपए व टिकट गायब हुए, अन्य सामान सुरक्षित मिला है। करौली हिंडौन सिटी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। हम लोग कोटा जंक्शन से मोबाइल सराय जा रहे थे, तो उसमें कुछ 2-4 आदमी था, तो जहरीला पदार्थ माजा में डाल के और दोस्ती करके ये लोग से पिलाया तो ये लोग सब बेहोश हो गया। 5 आदमी बेहोश हो गया। पिलाने के बाद हमको आधा 1 घंटा के बाद पता चला कि ये अपना आदमी है, बेहोश हो गया है। तो मैं अगल बगल पैसेंजर से पूछा कि क्या करें। वो लोग बोला कि रेलवे टोल फ्री नंबर पर बात करो और कंप्लेन करो। तो मैं कंप्लेन किया, तो उसके बाद वो लोग सर लोग फ़ोन किया और बोला कि आपको ये स्टेशन पे जाके वहाँ पे उतर जाओ। उतरने के बाद आपके पास मैं फ़ोन करूँगा और अपना आदमी को सब उतार दो, उसके बाद मैं हेल्प करूँगा। वहाँ से हम लोग को 2 एम्बुलेंस मिला, उसके बाद हॉस्पिटल में आन के सेवा मिला सर। खबर चूरू जिले के रतनगढ़ से है, जहां मेगा हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर खेजड़ी के पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार में सवार 60 वर्षीय व्यक्ति मनीराम की मौत हो गई तथा 38 वर्षीय चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 की सहायता से रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। एएसआई हरफूल सिंह ने बताया कि पीलीबंगा तहसील निवासी दुलिचंद जाट व मनीराम जाट बिजनेस पार्टनर है तथा अजमेर से पीलीबंगा की तरफ जा रहे थे। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर गांव लोहा व भोजासर के बीच कार अज्ञात कारणों से अनियंत्रित हो गई तथा खेजड़ी के पेड़ से टकरा गई। चूरू रतनगढ़ से त्रिलोकचंद प्रजापति की रिपोर्ट। ये बीती रात को करीब 1:30 बजे इतला मिली थी कि मेगा हाईवे पर टाटा कंपनी से भोजासर की तरफ गोड़ाई में कार एक्सीडेंट हो गई। इतला मैं एसआई मैं हमारे जाता के पूछा तो एक कार खेजड़ी के पेड़ से टकराई हुई मिली, जिसमें चालक से 2 व्यक्ति थे जो गंभीर घायल थे, जिनको 108 एम्बुलेंस के द्वारा इलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ पहुँचाया। वह दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सुरक्षा थाने में करवाया गया। दोनों की मेहमान को चोटों के बाबत तहरीर दी गई, जिनमें से घायल दुलीचंद पतराम जाट निवासी MWM धोरीवाड़ा पंचायत तहसील पीलीबंगा तथा दूसरा व्यक्ति मनीराम भागित जाखड़ उम्र 60 साल निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़। दुलीचंद को हाई सेंटर रेफर किया गया तथा मनीराम को मृत घोषित कर दिया। दोनों के वारिसान को सूचना दी गई। दोनों के वारिसान उपस्थित आए। मृतक मनीराम की लाश को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी में रखवाया गया, जिसकी लाश का आज पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अभी तक इस मामले में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस को मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है। अरनौद थाना प्रभारी चंद्रवीर ने बताया कि जिले में एसपी लक्ष्मण दास के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर घोड़ा गट्टा तिराहे पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान देवल्दी गांव की ओर से एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पूछताछ में संतोषप्रद जवाब न देने पर पुलिस ने सख्ती की तो आरोपी ने सच उगल दिया। पूछताछ में उसने अपना नाम मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का कालूखेड़ा निवासी श्यामलाल रांगोटा बताया है।
युवक के पास से 20 ग्राम अफीम और 470 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर तस्कर श्यामलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरामद ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां वार्ड संख्या 55 के नगर निगम उत्तर के निवासियों ने आज नगर निगम पहुंचकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इन वार्ड वासियों की मांग है कि काको कॉलोनी स्थित रामगढ़ छात्रावास की 4 दीवारी, जिसकी ऊंचाई 15 फीट से अधिक है, यह दीवार जर्जर अवस्था में है और इस दीवार के आसपास मलबे का ढेर लगा हुआ है, जिससे बारिश के समय क्षेत्रवासियों के घरों में गंदा पानी घुस जाता है। इसी जर्जर दीवार को हटाने की मांग को लेकर आज नगर निगम उपायुक्त कार्यालय के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन किया गया। वार्डवासियों ने बताया कि पिछली बारिश में भी इस दीवार का हिस्सा ढहने से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह हादसा होने के बावजूद भी नगर निगम प्रशासन नहीं चेता और अब फिर बारिश का समय है। अगर समय रहते इस जर्जर दीवार को नहीं हटाया गया तो बारिश के समय और भी परेशानी होने की संभावना बनी हुई है। इन्होंने बताया कि कागा स्थित रामगढ़ छात्रावास, जहां पर जर्जर दीवार होने की वजह से बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है और कई दिनों तक यह गंदा पानी बाहर निकलने में समस्या होती है। इन क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर अब भी समय रहते निगम प्रशासन नहीं चेता तो इस प्रदर्शन को उग्र किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निगम प्रशासन से जिला प्रशासन की होगी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। यानी कि मांग हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। हमने नगर निगम को, जिला प्रशासन को, सबको ज्ञापन दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश छत के ऊपर, बारिश सर के ऊपर है और हम लोगों को दिक्कत हो रही है। हम लोगों को रात को हम लोगों को जीना आराम हो जाता है। जैसे ही बारिश आती है हम लोग आधा घंटे बाद में सब सामान ऊपर नीचे करने लग जाते हैं। हम आयुक्त महोदय से यही निवेदन करना है कि आप तुरंत प्रभाव से जो वो जर्जर दीवार है उनको हटाई जावे और जो मिट्टी अवैध रूप से मिट्टी भरी हुई है, जो बिना सोचे समझे मिट्टी भरी हुई है, उस मिट्टी को हटाई जावे। अच्छा, आपने पहले तो यहाँ पे कोई हमने इनको ज्ञापन दिया था, इन्होंने उनको नोटिस दिया, नहीं तो नोटिस का कभी कोई जवाब आया है और नहीं कोई तरह का निस्तारण हुआ है, नहीं रोजीना झूठा आश्वासन देते हैं, घास साफ कर रहे हैं, बाकी कोई कार्रवाई हो रही नहीं है। और हमारे पानी की निकासी में के अभाव में जिस समय भी बारिश अगर आधा घंटा या 1 घंटा तेज आ गई बारिश तो हमारी पूरी बस्ती जलमग्न होकर डूबने का खतरा है। इसलिए आज हम ये बैठे हैं। हमारा आयुक्त महोदय से निवेदन है कि आप है कोई हम आपसे कोई जमीन मांग रहे नहीं, हमारे तो पानी की निकासी आप करवा दो। इसी मांग को लेकर आज पूरा मोहल्ला बस्ती है, नहीं मांगे बैठे हैं। खबर अलवर जिले के राजगढ़ से है, जहां पंचायत समिति के टहला क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से चल रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ बुधवार को क्षेत्र के ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार दुष्यंत शर्मा को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रीय पंचायत समिति सदस्य राकेश खंडेलवाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से टहला क्षेत्र में बिजली विभाग की अघोषित कटौती चल रही है, जिससे गर्मी के इस मौसम में जीना मुश्किल हो गया है। रात के समय बिजली बिल्कुल नहीं आती, जिससे छोटे बच्चे एवं विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। इस समस्या से परेशान होकर आज सैकड़ों ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के नाम स्थानीय तहसीलदार दुष्यंत शर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें विद्युत व्यवस्था ठीक करने की मांग की। उसके बाद ग्रामीण नारेबाजी करते हुए सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे तथा वहां मौजूद सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर 3 दिवस में विद्युत सप्लाई बहाल करने की मांग की। नियत समय में अगर सप्लाई सही नहीं की जाती तो जीएसएस पर प्रदर्शन किया जाएगा। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां केंद्र के बजट को लेकर अलवर ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल ने शहर के नामचीन चार्टर्ड अकाउंटेंट एमएल गुप्ता से खास बातचीत की। चर्चा में गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आमजन के लिए जो बजट पेश किया है उसमें हर वर्ग का काफी ध्यान रखा गया है। बजट में सोने चांदी व कुछ वस्तुओं पर टैक्स घटाकर आमजन को कितनी राहत मिलेगी, व्यापारी वर्ग को इससे कितना फायदा होगा, प्रदेश की आर्थिक स्थिति में कितना लाभदायक साबित होगा, इन सभी बातों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही व्यापार वर्ग सर्राफा व्यवसाय के अध्यक्ष दीपक गर्ग तथा व्यापारी गोपेश अग्रवाल से भी बातचीत की गई, जिसमें जाना गया कि बजट में दी गई टैक्स में छूट को वे किस नजरिए से देखते हैं। देखिए अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। सरकार ने, मोदी सरकार की वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण जी ने जो अपना 7वां बजट पेश किया है, एक ना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सेकेंडली जो अब बजट पेश हो रहे हैं, वो विकसित भारत की तस्वीर को ध्यान में रखते हुए पेश किए जा रहे हैं। वो खाली टेम्परेरी बेनिफिट्स और टेम्परेरी इफेक्ट के हिसाब से नहीं किए जा रहे हैं। सरकार का क्लियर कट फोकस है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि भाई 500 जो बड़ी कंपनियां हैं, उनमें 1 करोड़ व्यक्तियों को मतलब इंटर्नशिप कराई जाएगी, जिससे कि वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट बन सकें और आगे अपना रोज़गार तलाश सकें और रोज़गार कर सकें। उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए कि जिन व्यक्तियों की तनख्वाह या से इनकम या इनकम अदर देन तनख्वाह 15 लाख तक है, वो व्यक्ति अपने घर की ज़रूरतें पूरा करने के लिए, बच्चों की एजुकेशन पूरा करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंटों को पूरा करने के चक्कर में सेविंग नहीं कर पाता है। इसलिए उन्होंने कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स की स्कीम, जिसको हम न्यू टैक्स रेजिम के नाम से जानते हैं, उसमें रिलीफ दिया है, जिसमें करीब करीब 18,000 से ज़्यादा का बेनिफिट उस व्यक्ति को होगा, उसको बिना इन्वेस्टमेंट किए। और यदि मान लीजिए ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब के साथ अपन कंपेयर करते हैं, तो उसको उसमें टैक्स का कम से कम 18,000 रुपये का रिलीफ मिलेगा। इसी तरह से जो कुछ एनोमोलीज बनी हुई थी, जैसे कि आप अब भी शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो सरकार ने भी अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स की रेट पहले 15% थी लिस्टेड शेयर्स के केस में, वो उसको बढ़ाकर अब उन्होंने उसको 20% कर दिया। इसी तरह से मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो मान लीजिए कि रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज जो कि पहले 10% थी, उसको 12.5% किया। एक और मेजर चेंज किया, प्रॉपर्टी में होल्डिंग पीरियड जो 3 साल के होल्डिंग के बाद ही कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉपर्टी बन पाती थी, अब उसको 24 महीने कर दिया। लेकिन साथ में जो उसको होल्डिंग पीरियड का इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, नाउ अब वो दैट हैज़ बीन डिस्पेंस्ड विद, और ना अब उसको डायरेक्ट अपनी सेल प्राइस और परचेज प्राइस का जो डिफरेंस होगा, उस पर 12.5%, पहले जो 20% थी, 12.5% की रेट से उसको टैक्स देना होगा। और इसी तरह से कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत हुए हैं, जो कि कहने में नज़र ये आते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर चेंजेस बहुत हुए हैं। इसी तरह से एमएसएमई जो कि रेगुलर, अब पहले जिसने किसने लोन लिया और यदि अब रेगुलर पेमेंट करती है, उसके लिए बिना कोई कोलेटरल के लोन मिलेगा। इधर से मुद्रा जो कि पहले 10 लाख तक की मुद्रा स्कीम को, जो कि एक छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेसमैन के लिए थी, उसको 20 लाख तक किया है। तो कुल मिला के ऐसे व्यक्ति तबकों को, जो कि एक तरह से सोसाइटी का मेजर हिस्सा तो हैं पर अभी अपलिफ्ट नहीं हो पाए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। और हम तो बेसिकली टैक्सेशन की फील्ड के हैं, इसलिए टैक्सेशन का ही ज़्यादा हमारा फोकस रहता है कि टैक्सेशन में कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट आएगा, जो कि कहाँ कहाँ व्यक्तियों को फ़ायदा मिलेगा। हमारा तो ये मानना है कि जो छोटे अर्नर्स हैं, मान लीजिए किसी की 10 लाख तक इनकम है, उस व्यक्ति को नाम मात्र का टैक्स रह जाता है, क्योंकि 7 लाख तक जिसकी इनकम है उस पर तो कोई टैक्स है ही नहीं। अब उस वो फिगर जो अब है 8.25 तक पहुंच गई भाई, क्योंकि 8.25 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है, 8.25 का मतलब होता है करीब करीब 70,000 रुपया महीना। सर मतलब 70,000 रुपये महीने वाले व्यक्ति के लिए आप कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि 50,000 का उसको 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, और उसके बाद जो है और बाकी उसको मतलब क्या 87A में रिबेट मिल जाएगी। इसके बावजूद भी अब बाकी जो कुछ व्यक्तियों का ये कहना है कि भाई कि इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा दिया। भाई कहीं ना कहीं से पैसा तो निकालना ही पड़ेगा, जब तो सरकार किसी दूसरे गरीब को दे पाएगी। तो हमारा तो ये कहना है कि कुल मिला के ये विकासोन्मुखी बजट है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि जिससे कि विकसित भारत की तस्वीर में हम मतलब क्या है, जो नेशन ताकतवर बन सके और आगे विकास की राह हम पकड़ सकें। और इसमें एक बात और की है, जो कि जीडीपी जो अभी तक डेफिसिट की थी, डेफिसिट को उन्होंने 4.5% पे पैक किया है, जो कि हमेशा ज़्यादा रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेफिसिट होती है उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए इनका खुद का टारगेट तो ये भाई 7% ग्रोथ आनी चाहिए, और उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश ये की है कि बजटेड यदि अलोकेशंस पूरे सही चलते हैं तो ये 4.5% जो जीडीपी की डेफिसिट पर ये पैक करेंगे, जो कि इन्फ्लेशन को भी चेक करेगी। और बाकी तो 9 महीने अपने 8 महीने बचे हैं, एक तरह से जुलाई ख़त्म हो चुकी है और
फरवरी में दोबारा बजट आएगा ही आएगा, वो तो फुल ईयर के लिए, क्योंकि इस बार तो क्या था इलेक्शन की वजह से पहले एक खाली अनुदान मांगे आई थी और ये फुल फ्लैश बजट अभी आया है, जिसके इफेक्ट अपन देखते हैं। और मोदी सरकार ने जिस प्रकार सोने चांदी पर टैक्स कम किया है, हम जानना चाहेंगे सराफा व्यापार संघ के अध्यक्ष दीपक गर से कि इस टैक्स से कितना व्यापार को फायदा होगा, कितना व्यापार से बढ़ोतरी होगी, ये अब हम उन्हीं से जानेंगे। देखिए, जो कल केंद्र सरकार का बजट माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इसमें गोल्ड में काफ़ी छूट मिली है। मतलब 6% का इंपोर्ट ड्यूटी, अभी एग्जैक्ट इसकी फिगर इसलिए नहीं बता सकते कि इसमें पहले ड्यूटी में कुछ टैक्सेस जुड़ते हैं फिर एग्जैक्ट, लेकिन मोटा मोटी ये मानो कि 6% इंपोर्ट ड्यूटी कम करी है गोल्ड के इंपोर्ट में। तो इससे डेफिनेटली जो सरकार को इसमें जो रेवेन्यू मिलता है टैक्सेस में, उनको कमी आएगी। लेकिन जो इसमें फ़ायदा होगा वो ये होगा कि अधिक इंपोर्ट ड्यूटी होने से सोने की एक तो तस्करी बहुत होती है, क्योंकि पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो कंजप्शन है वो हमारा भारत देश करता है सोने का। तो निश्चित तौर पे इससे जो रेवेन्यू कम जनरेट होने की बात है, लेकिन इंपोर्ट अब क्योंकि एक नंबर में ही ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं अपने को टैक्सेस में फ़ायदा होगा सरकार के रेवेन्यू से। कस्टमर्स के लिए गोल्ड के भाव कम हुए हैं तो कस्टमर को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। एक हमारे बाज़ार में थोड़ी सी अस्थिरता रहती है कैश के भाव में और चेक के भाव में, तो डेफिनेटली इससे क्या होगा कि भाव में अब ऊपर नीचे नहीं होगा। जो चेक का भाव है वो बाज़ार में चलेगा, कस्टमर को आराम से इजीली बिल की सुविधा रहेगी। और देश में मैं ये मान के चलता हूँ कि गोल्ड के व्यापार को नई ऊंचाइयाँ मिलेंगी। पूरे एक्सपोर्ट भी इससे हम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, ये है। मंगलवार को वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया था, व्यापारी वर्ग उसे किस दृष्टि से देखते हैं, हम जानेंगे व्यापारी गोपेश अग्रवाल से। उन्हीं से सुनेंगे कि व्यापार में इस बजट को लेकर कितना लाभ मिलेगा, आने वाले समय में व्यापार को कितना ऊंचाई तक ले जाएगा यह बजट, कितना व्यापारी इसको अपनी दृष्टि से देखेंगे कि व्यापार में कितना लाभ और देश को कितना लाभ व्यापार से होगा, ये जानेंगे हम व्यापारी गोपेश अग्रवाल से। जी बताएं, जो बजट पेश किया गया है। धन्यवाद। ये जो बजट मंगलवार को पेश किया गया वित्त मंत्री द्वारा, निसंदेह व्यापार जगत में इसका लाभ होगा। सर्वप्रथम तो मैं बताऊं, जो MSME में जो 10 लाख की पहले समय राशि की सीमा थी, उसको बढ़ाकर इन्होंने 20 लाख किया है बजट में। इससे क्या है, व्यापारी और अधिक क्षमता से अपना व्यापार कर पाएगा। जो लोअर मिडिल व्यापारी, लोअर मिडिल क्लास का व्यापारी है या मिडिल क्लास का व्यापारी है, वो और अधिक क्षमता उसमें होगी। जब चूँकि बैंक उसको राशि देगी, लोन देगी, तो निश्चित रूप से अपने व्यापार को बढ़ाएगा, और व्यापार बढ़ेगा तो देश भी उन्नति करेगा। दूसरा, जो बदलाव व्यापारी दृष्टि से किया है, जो टैक्स स्लैब में अलग अलग बांटा है, इससे भी व्यापार जगत को लाभ होगा। जो व्यापारी टैक्स स्लैब में अब अलग अलग आ रहे थे, अलग अलग होने से टैक्स का फ़ायदा भी व्यापारी को होगा। जब व्यापारी को टैक्स का फ़ायदा भी होगा और व्यापारी को पैसा भी मिलेगा अपना व्यापार करने के लिए, तो निश्चित रूप से व्यापार भी बढ़ेगा। अब व्यापार बढ़ेगा तो सरकार को भी GST बढ़ेगा, और सरकार को अन्य भी लाभ होंगे, व्यापारी को भी लाभ होंगे, और देश, निसंदेह देश तीसरी आर्थिक शक्ति बनने को अब कोई नहीं रोक सकता। खबर टॉक से है, जहां बुधवार को विवेकानंद स्कूल में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में सर्वप्रथम अतिथियों का मंच पर प्रधानाचार्य पंकज शर्मा एवं मुअज्जम अहमद द्वारा स्वागत किया गया और अतिथियों का परिचय निधि जैन ने कराया। परिषद की टोंक इकाई अध्यक्ष रमेश काला ने भारत विकास परिषद का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके क्रियाकलापों की जानकारी दी। परिषद के गुरुवंदन छात्र अभिनंदन प्रकल्प प्रमुख महेश शर्मा ने गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए इसकी उपयोगिता के बारे में सबको विस्तार से बताया। मुख्य अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी टोंक पन्नालाल बैरवा को सेवानिवृत्त होने पर
विवेकानंद शिक्षा समिति द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। गुरुवंदन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानाचार्य पंकज शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक विनोद स्वामी, मुमताज जमानी का उनकी श्रेष्ठ सेवाओं के लिए सम्मान किया गया। इसके पश्चात 4 प्रतिभावान छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। रमेश काला ने भारत को जानो और सामूहिक गान प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी और सब छात्रों से इसमें भाग लेने का आह्वान किया। टॉक से राजेश सेन की रिपोर्ट। खबर बीकानेर से है, जहां डाइट की तरफ से सीमेंट गोनेर जयपुर में 10 दिवसीय प्रधानाचार्य लीडरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा ने सभी संभागीय का उत्साहवर्धन किया। डाइट प्राचार्य सुलेखा स्वामी ने सभी संभागियों से 10 दिनों में सीखे नवाचारों को अपने विद्यालयों में लागू करने की बात कही। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं डाइट प्राचार्य ने सभी संभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। राज्य शैक्षिक प्रबंधन पर प्रशिक्षण संस्थान गोनेर की तरफ से SRG चंद्र प्रकाश महर्षि व विवेक स्वामी ने बीकानेर, चुरू, सीकर, नागौर, कुचामन सिटी, हनुमानगढ़ व गंगानगर से पधारे समस्त प्रधानाचार्यों को प्रत्येक दिन अलग अलग सत्रों में विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। ट्रेनिंग सेशन में बीकानेर डाइट की ओर से विभिन्न वार्ताकारों से वार्ताएं करवाई गई, जिसमें विभागीय जांच, नीलामी और खरीद, अवकाश नियम, IFMS इत्यादि प्रमुख रही। आखिर में व्याख्याता व व्यवस्थापक द्वारका प्रसाद सुथार ने भी सभी संभागियों से कार्यशाला का फीडबैक फॉर्म भरवाया। बीकानेर से संजीव पाराशर की रिपोर्ट। महेंद्र सिंह खिच्चड़ सर। अच्छा, महेंद्र सिंह जी आपने बताया कि 10 दिन से आप यहाँ पर हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है, जो आपको ठहरने का, जो आपको जिस हिसाब से यहाँ पर इन लोगों ने डाइट ने किया है, उसके बारे में, आपका खाने पीने के बारे में कैसा रहा आपका अनुभव? सर, ये कैंप पहले एक जयपुर केंद्र पर ही ज्यादातर आयोजित होते थे और कुछ समय के बाद ये जिला वाइज डाइट को इन कामों का दायित्व दिया गया है। मैं मान के चलता हूँ कि बीकानेर में व्यवस्थाएं बहुत शानदार है। थैंक यू महेंद्र जी। सारे जो कार्मिक हैं वो बहुत आनंद ले रहे हैं। आनंद के साथ है लीडर के गुण किस प्रकार विकसित किए जाए। हमारे SRG जो दोनों लगे हुए हैं बहुत शानदार है, इनके बारे में बता रहे हैं। जो भी विभागीय कोर्स है उसको भी पूरा कर रहे हैं। उसके साथ साथ है डाइट के द्वारा जो वार्ताकार बुलाए गए हैं, निश्चित रूप से वार्ताकार बहुत शानदार हैं। उन्होंने CCA नियम से संबंधित जानकारियां हैं, अवकाश प्रकरण हैं, अन्य विभागीय ऑनलाइन पोर्टल। ऐसा दोस्तों, मैं आज जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ पर डाइट का एक प्रोग्राम चल रहा है। मेरे साथ में द्वारका प्रसाद जी हैं, जो कि इस प्रोग्राम को, जो बैकबोन कहे जा सकते हैं इस प्रोग्राम को मैनेज करने में। ये सारा अरेंजमेंट, कहाँ ठहराना है, खाने की व्यवस्था कैसी होगी। द्वारका प्रसाद जी खुद भी लेक्चरर हैं और मैं ये जानना चाहूंगा द्वारका प्रसाद जी, किस तरह का, इस तरह का जो आपने, मैंने अभी अंदर महेंद्र जी वगैरह से बाइट ली, आपका प्रोग्राम एक्सीलेंट अरेंज किया आपने और जिस हिसाब से उन्होंने तारीफ की आपके प्रोग्राम की, खाना पीना ठहराना बहुत ही अच्छा रहा। और आपका ये कौन सा अनुभव है, कितने प्रोग्राम आप करवाते हो? जी, मैं डाइट में 2 साल से हूँ पिछले, और जब भी आवासीय लीडरशिप या ट्रेनिंग्स होती है उसमें मैं ये देखता हूँ, तो ये मेरी 5वीं ट्रेनिंग है। वाह। और मैंने एक ट्रेनिंग 2 महीने की करवाई थी जो पूरी आवासीय थी। 2 महीने की आवासीय ट्रेनिंग बीकानेर में? जी, ग्रेट। और इस तरह का जो प्रोग्राम रहता है, जैसे आउटकम, कहीं फीडबैक भी लेते हैं आप, तो क्या ये यूटिलिटी लोगों को महसूस होती है द्वारका प्रसाद जी? है ये मतलब अच्छा लगता है? क्योंकि मैंने 2-3 जनों से पूछा। इसमें सर क्या होता है कि मैं हलवाई से लेके और ऊपर तक की व्यवस्था सारी मैं खुद चेक करता हूँ और खाना खुद मैं टेस्ट करता हूँ पहले दिन। उसके बाद में मैं जो संभागी होते हैं उनसे मैं रिकमेंड लेता हूँ कि भाई आपको किस प्रकार का खाना चाहिए। वेरी गुड। वो आप मुझे बताइए, मैं आपको वैसा उपलब्ध करूँगा। तो ये तो हुआ आपका व्यवस्थात्मक सारा काम। लेकिन जो पोस्ट पार्ट है, जिसमें इस ट्रेनिंग के फीडबैक आते हैं, लोग आपसे बोलते हैं कि जो नॉलेज थी, जो आप लोग जो अरेंज करते हैं बाहर से वक्ता, वो वक्ता मतलब जो है वो रियली आप उस तरह से ढूंढ के लाते हैं कि शायद इनसे आपके प्रिंसिपल्स को या हम ऐसे वक्ता को ढूंढते हैं जो इन जैसी क्वालिटी जिनको चाहिए होती है वैसा ही हम वक्ता ढूंढते हैं। जैसे इनको किस चीज की चाहिए, इनको जैसे विभागीय नियमों की जानकारी, चूंकि ये खुद प्रिंसिपल्स है, राइट, इनको विभागीय जांच की और की विभागीय नियमों की जानकारी चाहिए, तो हम ऐसे ही विभाग में जो अपने रिटायर्ड पर्सन है, जो काफी अनुभवी होते हैं, ओके, उनको ही हम यहाँ लेके आते हैं और उनसे अच्छी वार्ताएं करते हैं। और उनकी वार्ताएं हैं वो अपने उस दीपा में भी चलती रहती है। तो डेफिनेटली वो जो भी आप जो कोऑर्डिनेट करते हैं उनमें ये ध्यान रखते हैं कि वो जो प्रोग्राम है वो सबके लिए बेनिफिशियल हो, उनके एकेडमिक में भी हो और साथ में उनका कार्मिक भी उनको फायदा। हमारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।
सही, सटीक और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए यूं ही बने रहे न्यूज 21 पर। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।